नमस्कार दोस्तों। किसी भी जीवंत लोकतंत्र को सुरक्षित और अडिग रखने के लिए एक मजबूत न्यायिक स्तंभ की आवश्यकता होती है। आज हम भारत के न्यायिक साम्राज्य के मुकुट यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की गहरी संरचना को समझेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह ये सर्वोच्च संस्था भारतीय लोकतंत्र में शक्तियों के संतुलन और न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है। इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत इसकी नींव से होती है। औपनिवेशिक काल में हमारे पास प्रीवी काउंसिल, जो उस समय की उच्चतम अपीलीय अदालत थी, और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया मौजूद थे। इन्हीं की विरासत को समेटकर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बनने के ठीक 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को हमारे संप्रभु सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। हमारे संविधान का अनुच्छेद 124 साफ तौर पर यह घोषणा करता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अगर इसकी वर्तमान संरचना की बात करें तो आज इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर कुल 34 न्यायाधीशों की व्यवस्था है। याद रहे, समय के साथ मुकदमों के बढ़ते दबाव को देखते हुए न्यायाधीशों की इस संख्या को बढ़ाने का विशेष अधिकार केवल हमारी संसद के पास सुरक्षित है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए संविधान ने एक बेहद कड़ा पैमाना तैयार किया है। इस ब्लूप्रिंट में सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही उसके पास आगे बढ़ने के लिए 3 में से कोई एक व्यावसायिक मार्ग होना आवश्यक है। पहला मार्ग, वो किसी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। दूसरा मार्ग, या फिर उसने किसी उच्च न्यायालय में लगातार न्यूनतम 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में वकालत की हो। और तीसरा मार्ग, वो देश के राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद यानी कानून का असाधारण ज्ञाता हो। इस कसौटी को पार कर नियुक्त होने के बाद न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक सुरक्षित रूप से कार्य कर सकते हैं। न्यायाधीशों को राजनीतिक दबाव से दूर रखने के लिए उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन बनाया गया है। इसके लिए महाभियोग प्रक्रिया का पालन होता है। किसी न्यायाधीश को केवल 2 ही आधारों पर हटाया जा सकता है, अक्षमता या फिर सिद्ध कदाचार। ये प्रक्रिया 5 चरणों से गुजरती है। पहले चरण में संसद में एक प्रस्ताव लाना होता है जिस पर लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। दूसरे चरण में सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा इसे स्वीकार किए जाने पर तीसरे चरण के तहत एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई जाती है। इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो चौथे चरण में इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है। अंत में 5वें चरण में राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को पद से हटाने का अंतिम आदेश जारी किया जाता है। अदालत का काम कभी न रुके, इसके लिए हमारा संविधान 3 तरह की आपातकालीन और अस्थायी नियुक्तियों की अनुमति देता है। सबसे पहले अनुच्छेद 126 के तहत यदि मुख्य न्यायाधीश का पद अचानक खाली हो जाए या वे अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के ही किसी अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 127 के तहत यदि किसी महत्वपूर्ण सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम आवश्यक संख्या यानी कोरम पूरा न हो रहा हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके किसी योग्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तदर्थ यानी एड हॉक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तीसरा, अनुच्छेद 128 के तहत मुकदमों के अत्यधिक बोझ को संभालने के लिए मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और स्वयं उस न्यायाधीश की सहमति से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को दोबारा काम पर बुला सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 130 ये साफ करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थायी स्थान दिल्ली में होगा। हालांकि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से भारत में कहीं और भी इसकी बैठकें आयोजित करने का फैसला ले सकते हैं। ये स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिली है। 1970 के दशक में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक ऐतिहासिक टकराव हुआ। पुरानी परंपरा के अनुसार हमेशा सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही देश का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। लेकिन 1973 में प्रसिद्ध केशवानंद भारती मामले के बाद सरकार ने इस परंपरा को तोड़ दिया। सरकार के खिलाफ फैसला देने वाले 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों शिलत, हेगड़े और ग्रोवर की वरिष्ठता को दरकिनार करके एन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ऐसा ही दूसरा बड़ा उल्लंघन 1977 में एडीएम जबलपुर मामले के बाद हुआ, जब आपातकाल के खिलाफ खड़े होने वाले साहसी न्यायाधीश एचआर खन्ना को छोड़कर एमएच बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
इन राजनीतिक हस्तक्षेपों का ये परिणाम हुआ कि न्यायपालिका के भीतर अपनी पूर्ण स्वतंत्रता को बचाने और न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अपने नियंत्रण में लेने की एक तीव्र लहर दौड़ गई। कार्यपालिका के इसी हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए 3 ऐतिहासिक मुकदमों के जरिए कॉलेजियम प्रणाली का जन्म हुआ। 1982 के प्रथम न्यायाधीश मामले में कार्यपालिका की जीत हुई। अदालत ने कहा कि संविधान में लिखे शब्द परामर्श का मतलब सिर्फ विचारों का लेनदेन है, सरकार मुख्य न्यायाधीश की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन ठीक 11 साल बाद 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले में पासा पूरी तरह पलट गया। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। यहीं से पहले कॉलेजियम की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल थे। इसके बाद 1999 के तृतीय न्यायाधीश मामले में इस व्यवस्था को और मजबूत करते हुए कॉलेजियम का विस्तार किया गया। अब इसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल किए गए। इसमें ये सख्त नियम भी जोड़ा गया कि यदि 4 में से 2 न्यायाधीश भी किसी नाम पर असहमत हैं, तो वो सिफारिश सरकार को नहीं भेजी जाएगी। इस तरह नियुक्तियों पर न्यायपालिका का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इस न्यायिक वर्चस्व को बदलने के लिए 2015 में संसद ने 99वां संविधान संशोधन पारित किया। इसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 6 सदस्यों वाले एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएस बड़ी ई का गठन किया गया, जिसका मकसद इस प्रक्रिया में सरकार और नागरिक समाज को भी शामिल करना था। लेकिन ये बदलाव न्यायपालिका को स्वीकार्य नहीं था। 2015 में ही एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे 99वें संशोधन को असंवैधानिक घोषित करते हुए सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे संविधान का एक ऐसा मूल ढांचा है जिसे संसद भी नहीं छू सकती। इस तरह एनजेएस बड़ी ई को मटियामेट कर कॉलेजियम प्रणाली को देश में दोबारा पूरी तरह बहाल कर दिया गया। आइए अब बात करते हैं कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय असल में काम कैसे करता है। इसकी विशाल शक्तियां 5 मजबूत स्तंभों पर टिकी हैं, जिन्हें हम इसका अधिकार क्षेत्र कहते हैं। पहला स्तंभ है मूल अधिकार क्षेत्र, जो सीधे केंद्र और राज्यों के विवाद सुनता है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्र, जो निचली अदालतों के फैसलों को चुनौती देने के लिए है। तीसरा स्तंभ है रेट अधिकार क्षेत्र, जो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला सबसे मजबूत रक्षा कवच है। चौथा है सलाहकार क्षेत्र, जिसके तहत राष्ट्रपति इससे कानूनी राय मांग सकते हैं। और 5वां स्तंभ है इसकी असाधारण शक्तियां, जो इसे पूर्ण न्याय करने के लिए असीमित अधिकार देती हैं। आइए इन स्तंभों को और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले 2 स्तंभों से। अनुच्छेद 131 के तहत मूल अधिकार क्षेत्र का मतलब है कि कुछ मुकदमे सीधे सिर्फ इसी अदालत में शुरू हो सकते हैं, जैसे केंद्र सरकार और किसी राज्य के बीच का विवाद या 2 अलग अलग राज्यों के आपसी झगड़े। ध्यान रहे, इसमें कुछ अपवाद भी शामिल हैं, जैसे आजादी के पहले की संधियां, राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे का विवाद और वित्त आयोग से जुड़े मामले इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं। अब बात करते हैं अपीलीय अधिकार क्षेत्र की, जो अनुच्छेद 132 से 134 तक फैला है। ये 3 स्तरों पर काम करता है। पहला है संवैधानिक अपील, जब किसी मामले में संविधान की व्याख्या का बड़ा प्रश्न छिपा हो। दूसरा है दीवानी या सिविल अपील, जिसमें सार्वजनिक महत्व का कोई बड़ा कानूनी सवाल शामिल हो। और तीसरा है फौजदारी या क्रिमिनल अपील, जो बेहद गंभीर होती है। ये तब लागू होती है जब किसी उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलटते हुए किसी व्यक्ति को सीधे मौत की सजा सुना दी हो, या फिर कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक की कैद दी हो। संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को सबसे बड़ा अधिकार देता है, जिसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ये है रेट अधिकार क्षेत्र। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, जो 5 तरह के अचूक कानूनी हथियार यानी रिट जारी कर सकता है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद करने या हिरासत में रखने के खिलाफ जारी होता है। दूसरा, परमादेश, जिसके जरिए अदालत किसी सरकारी अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य पूरा करने का आदेश देती है। तीसरा, प्रतिषेध, जो किसी निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा लांघने से तुरंत रोकता है। चौथा, उत्प्रेषण, जिसके जरिए सर्वोच्च न्यायालय किसी निचली अदालत के गलत फैसले को सीधे रद्द कर सकता है या उस मुकदमे को अपने पास मंगा सकता है। और 5वां, अधिकार पृच्छा, जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति से यह पूछा जा सकता है कि वह किस कानूनी हैसियत या अधिकार से किसी सरकारी पद पर बैठा है। अब हम सर्वोच्च न्यायालय की उन शक्तियों की बात करेंगे जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर अदालतों में से एक बनाती हैं।
पहली है अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति अपील यानी एसएलपी। यह अदालत की एक अत्यंत विवेकधीन शक्ति है जिसके तहत वो सैन्य अदालतों को छोड़कर देश की किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सुनने की विशेष मंजूरी दे सकता है। इससे भी बढ़कर है अनुच्छेद 142 यानी पूर्ण न्याय का अधिकार। जब देश का कोई सामान्य कानून किसी पीड़ित को न्याय देने में असमर्थ साबित हो रहा हो, तब सर्वोच्च न्यायालय इस अनुच्छेद को सक्रिय करके खुद कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है और कोई भी नया आदेश पारित कर सकता है। इतिहास में इसके कई बड़े उदाहरण मौजूद हैं, जैसे ताजमहल के संगमरमर को प्रदूषण से बचाने के लिए कड़े कदम उठाना, भ्रष्टाचार के कारण अवैध कोयला ब्लॉकों के आवंटन को एक झटके में रद्द करना, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारीवलन को इसी शक्ति का उपयोग करके जेल से रिहा करना। आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। इसका मतलब यह है कि इसके द्वारा दिए गए सभी फैसले लिखित साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और अनुच्छेद 141 के तहत वे देश की हर छोटी बड़ी अदालत के लिए एक कानून की तरह बाध्यकारी बन जाते हैं। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति इसके आदेशों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय के पास उसे अपनी अवमानना के लिए 6 महीने की जेल या 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा देने का पूर्ण अधिकार है। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 143 के तहत इसका एक सलाहकार अधिकार क्षेत्र भी है। देश के राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य से जुड़े जटिल सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय से लिखित सलाह मांग सकते हैं। यदि विषय आजादी से पहले की किसी संधि का हो तो अदालत के लिए सलाह देना अनिवार्य है, लेकिन अन्य सामान्य कानूनी मामलों में न्यायालय सलाह देने से मना भी कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि अदालत द्वारा दी गई इस सलाह को स्वीकार करना या न करना पूरी तरह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। वे इसे मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं। लोकतंत्र के इस पूरे ताने बाने को संतुलित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा यानी ज्यूडिशियल रिव्यू की शक्ति का इस्तेमाल करता है। इस शक्ति के जरिए यह एक सजग प्रहरी की तरह कार्यपालिका के आदेशों और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करता है ताकि वे संविधान का उल्लंघन न कर सकें। यह व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखती है, जिससे शासन का कोई भी अंग अपनी सीमाओं को लांघकर तानाशाह न बन सके। इसके साथ ही ये देश के आम नागरिकों के अधिकारों का सबसे बड़ा गांठ है, जो जनहित याचिकाओं यानी पीआईएल के माध्यम से समाज के सबसे कमजोर और पिछड़े वर्गों को भी सीधे न्याय की चौखट तक पहुंचने का मौका देता है। संक्षेप में कहें तो अमेरिका की दोहरी अदालती व्यवस्था के विपरीत भारत ने एक बेहद अनूठी एकीकृत न्याय प्रणाली को चुना है, जिसमें नीचे की जिला अदालतों से लेकर राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऊपर शीर्ष पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय बैठा है। इसकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए ही इसमें प्रवेश की सख्त योग्यताएं हटाने के लिए एक बेहद कठिन महाभियोग प्रक्रिया और नियुक्तियों के लिए स्वसंचालित कॉलेजियम प्रणाली बनाई गई है। कानून की बारीक व्याख्या करने से लेकर अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय देने तक भारत का सर्वोच्च न्यायालय महज पत्थरों से बनी कोई अदालत नहीं है, बल्कि यह हमारे पवित्र संविधान की आत्मा और भारतीय लोकतंत्र का सबसे भरोसेमंद अंतिम प्रहरी है। आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय की इस संवैधानिक रूपरेखा को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद। Don't forget to subscribe, like, share, comment if you enjoyed this quick revision.